जैसे देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझूं, एग्जाम्पल, मुझे कॉस्ट ऑफ असेट दे रखी है 4 लाख, मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन मुझे यूज करना है WDV, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन मुझे दे रखी है 15%, स्क्रैप मुझे दे रखी है 20,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ depreciation for third year of operation। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ है और आपसे ये मांगा है कि आपका जो थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन है, उस थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके बताइए। WDV मेथड है और हमारे पास रेट जो है वो 15% आपको दे रखी है। आइएगा, पॉइंट नंबर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें कॉस्ट दे रखी है 4 लाख, इसमें से लेस कर दो डेप्रीसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। सबसे पहले पहले साल का डेप्रीसिएशन निकालेंगे, तो पहले साल का डेप्रीसिएशन बनेगा 4 लाख पर 15%, 60,000। ठीक है, अब आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी, यानी जिसको हम कहते हैं WDV एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। कितनी आ गई? 3,40,000। ये आपकी फर्स्ट ईयर के एंड की WDV आ गई। अब हम लगा देंगे डेप्रीसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर, क्योंकि हमारे आंसर में हमसे थर्ड ईयर का मांगा है, लेस सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल दो। तो WDV मेथड बस यही बोलता है, जो WDV बची इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, यानी 3,40,000 पर 15%। ये लीजिए, तो आपके पास आ गया 3,40,000 पे 51,000। ये लीजिए, तो अब आपके पास आ गई WDV एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 2,89,000 आ गया, तो 289 आ गया। ये लीजिए, अब आपको तीसरे साल का निकालना है। डेप्रीसिएशन ऑफ थर्ड ईयर, $289 पर 15%, 43,350 आ गया सर। और अब आपकी WDV आ गई 245,650।
ये लीजिए, तो उसने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन का डेप्रिसिएशन बताओ, तो वो हमारा आंसर आ गया 43,350। अगर वो WDV मांगता तो हम WDV निकाल देते। सर तो इसमें स्क्रैप वैल्यू का कोई मतलब नहीं है? इसमें स्क्रैप का अपने को कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। हम सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, आफ्टर दैट जितनी जितनी उसकी WDV आती जाएगी हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। तो तो यानी WDV मेथड से किया है ना अपन ने? हाँ जी, WDV मेथड। और उतार ले सर। हाँ जी बिल्कुल उतार लो। ये उतार लिया। यस सर। लिखें how to calculate rate of depreciation under WDV मेथड। अगर मान लीजिए आपको WDV की रेट कैलकुलेट करनी पड़े, तो WDV की रेट कैसे निकाली जाती है उसका एक फॉर्मूला है, थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से हम रेट निकालते हैं। लिखें रेट इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट। स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट की पावर 1/n -1। एक बार ये फॉर्मूला लिख लें आप। एन टाइम है सर? क्या चीज? 1/n एन टाइम है। हाँ अभी लिखवा रहा हूं मैं, लिख लिया ना फॉर्मूला। n का मतलब है आपका नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखिएगा इसको अप्लाई कैसे करोगे, कैसे ये फॉर्मूला होता है, अपने को ये समझना है अब। तो लीजिए अब एक एग्जांपल से मैं आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालूंगा। लिखो एग्जांपल। आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्लांट,
लिखें, कॉस्ट ऑफ प्लांट आपको दी हुई है 16,000, फिर आपको दिया हुआ है स्क्रैप, स्क्रैप वैल्यू आपको दी हुई है 2,000, और एन या लाइफ 3 इयर्स, एन या लाइफ है आपके पास 3 इयर्स। कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब बिल्कुल धीरे धीरे आराम से देखिए, मेरे साथ साथ आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे इसको, और उससे अपन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। देखो, मुझे फॉर्मूला क्या लगाना है, स्क्रैप कितनी दे रखी है, स्क्रैप आपको 2,000 सर 2 डिवाइडेड बाय 16,000 की पावर 1/3 -1। देखिएगा, अब आप अपने कैलकुलेटर पर कुछ स्टेप्स लगाएंगे जिससे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे बाय सिंपल कैलकुलेटर। सबसे पहले आप बिल्कुल देखिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं कैलकुलेटर को उसी तरह से यूज करना। सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर पर स्क्रैप डिवाइडेड बाय कॉस्ट लिख लो, यानी स्क्रैप है मेरे पास 2,000 डिवाइडेड बाय 16,000, 0.125 आ गया। लिख लिया। अब जब स्क्रैप डिवाइड बाय कॉस्ट करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसका 12 टाइम्स अंडर रूट करो। जब आपने 2,000 डिवाइड बाय 16,000 किया तो आपके कैलकुलेटर पर 0.125 आ गया। Yes. अब इसके बाद 12 बार अपने कैलकुलेटर पर अंडर रूट का बटन दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार जब आपने बटन दबाया तो क्या मिला आपको, 0.99949245,268। ये वैल्यू आपके कैलकुलेटर पर आ गई होगी। यस सर। यस सर। बोलो, क्लियर है क्या? यस सर। अब आपके पास ये जो वैल्यू आई इसमें कर दीजिए -1, तो फिर एक वैल्यू आ गई कैलकुलेटर पर। यस सर। फिर उसके बाद डिवाइड बाय एन, एन कितना है 3। तो डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, यस सर, आ गई। +1 कर दीजिए। यस सर। +1 करने के बाद आपके कैलकुलेटर पर आ रहा होगा 0.999830 समथिंग। यस सर। अब ध्यान से सुनना, 12 टाइम्स इनटू एंड इक्वल टू का बटन दबाना है। कैसे दबाना है सुनो, अपने कैलकुलेटर पर जो डिजिट है सुनना, पहले इनटू दबाओ और इक्वल टू दबाओ, 1 हो गया। फिर इनटू दबाओ, इक्वल टू दबाओ, 2 हो गया। इनटू इक्वल टू 3, इनटू इक्वल टू 4, इनटू इक्वल टू 5, इनटू इक्वल टू 6, इनटू इक्वल टू 7, इनटू इक्वल टू 8, इनटू इक्वल टू 9,
इंटू इक्वल टू 10 इंटू इक्वल टू 11 इंटू इक्वल टू 12। दबा दिया। यस सर। अब आपके कैलकुलेटर पर 0.5005863892 दिखाई दे रहा होगा। यस सर। आ जाइए। अब उसके बाद लास्ट में 92 आ रहा है सर, 500005863892। हाँ हाँ बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आई, अब ये वाला फैक्टर का आंसर आ गया। इस 1 को है ना आगे रखो ताकि आपके वो पॉइंट्स आप फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि क्या है वो नहीं तो फिर आपका नेगेटिव आएगा तो आप गड़बड़ कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं इस 1 को यहां लिख देता हूं, हालांकि रेट में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मैंने यहां कर दिया। अब आपके पास जो आया उसे 1 में से माइनस कर दो, तो यानी मैं -1 दबा दूं। Yes, sir. माइनस फ्रॉम 1 दबा दिया। यस सर। और इंटू 100 कर दो तो रेट आ जाएगी, इंटू 100 तो आपकी रेट आ गई 50%, 49.99। तो अप्रोक्स ये कितना हो गया आपका? 50%। ये लीजिए, ये आपके पास डेप्रीसिएशन की रेट आ गई बाय द WDV मेथड। वापस से देख लो कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। सारी स्टेप सेम रहेंगी, बस ये एन चेंज होगा बस केवल। ये स्टेप्स फिक्स्ड हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चलेंगी। सिर्फ एक चेंज आएगा, क्योंकि एन जो दे रखा होगा वो एन आपका चेंज हो जाएगा। एक बार आप दोबारा लगाकर देख लो पूरी स्टेप्स। करके देख लिया दोबारा। स्क्रैप डिवाइड बाय कॉस्ट 12 टाइम्स अंडर रूट -1 डिवाइड बाय n प्लस 1, फिर 12 टाइम्स इनटू एंड इक्वल्स टू का बटन माइनस फ्रॉम 1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास आपकी WDV मेथड से रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपके पास जब डेप्रीसिएशन की रेट निकालने का अगर क्वेश्चन आता है WDV मेथड से, तो आप इस तरीके से आप WDV मेथड को अप्लाई कर सकते हो। चलें आगे, क्लियर है बिल्कुल यहां तक? सर हाँ जी बोलो। +1 के बाद में कौन सा वाला होगा सर? +1 के बाद में 12 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनटू और इक्वल्स टू 12 बार। अच्छा ठीक है। ओके सर। बोलो यहां तक क्लियर बिल्कुल? यस सर। चलिएगा, अब पहले मैंने आपको जो 2 मेथड करवाए उसके अकॉर्डिंग हम जरा जर्नल एंट्रीज को डिस्कस कर लें, कि अगर कल को कोई जर्नल एंट्रीज वो आपसे बोले तो हम जर्नल एंट्रीज को कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आइए अब आप लिखेंगे अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन। हमने डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन कर ली, अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन।
for accounting for depreciation. Situation A. लिखिए, when provision for depreciation account is when provision for depreciation account is not maintained. यानी हमने कोई प्रोविजन नहीं बना रखा है इसका, हम अपनी डेप्रीसिएशन की नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, यानी जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी अकाउंटिंग, हम नॉर्मल डेप्रीसिएशन की जो अकाउंटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले when asset purchased, सबसे पहली एंट्री स्टार्ट होगी जब हमने असेट को खरीदा। तो देखिएगा, असेट परचेज करने की एंट्री आपको सभी को पता है, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। हमने असेट खरीदी, ये उसकी एंट्री हो गई। नाउ सेकेंड एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सेट और ये देखना जरा। बिल्कुल, एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन। अब हम डेप्रीसिएशन की एंट्री डालेंगे तो एंट्री डल जाएगी आपके पास डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन हो गया डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। अल्टीमेटली फिर हमें पता है डेप्रीसिएशन कहां ट्रांसफर हो जाता है आपका, पीएनएल में। पीएनएल में सर, तो बताइए एंट्री क्या बनती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम डेप्रीसिएशन को कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई? P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई। नाउ अब अगर मान लीजिए हमने कोई असेट बेची, तो एंट्री फॉर सेल ऑफ असेट, एंट्री फॉर सेल ऑफ असेट, 3 चीजें डेबिट हो जाएगी ग्रुप में। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू असेट। हमने जितने में बेची उससे एंट्री कर देंगे बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। देन अगर आप बेचोगे तो या तो बेचने पर प्रॉफिट होगा या बेचने पर लॉस होगा। एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। तो इसकी दो बातें कर दी मैंने, एंट्री फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। तो अगर मान लीजिए प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है, हालांकि आप फोर्थ और फिफ्थ एंट्री को एक साथ भी कर सकते हैं, तो प्रॉफिट ऑन सेल की एंट्री हो जाएगी एक साथ भी हो सकती है ना सर ये? हाँ बिल्कुल, असेट अकाउंट डेबिट, अभी मैं आपको दोनों एक साथ कंबाइंड एंट्री में बता दूंगा। असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर लॉस ऑन सेल हुआ है तो लॉस ऑन सेल के लिए हम एंट्री डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक है, अगर मैं कंबाइंड एंट्री करता हूं, कंबाइंड एंट्री, तो देखो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट करूंगा, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट करूंगा जिसमें मैं सेल वैल्यू लिख दूंगा। चलो वो ऊपर का दिखाता हूँ, थोड़ा सा फोन आ गया था बीच में। ये लो, टू असेट अकाउंट, ये असेट की बुक वैल्यू लिख दूंगा। अब इस सेल वैल्यू और बुक वैल्यू में जो भी डिफरेंस है, सेल वैल्यू और बुक वैल्यू में जो भी डिफरेंस है, अगर लॉस हुआ ये आ जाएगा आपके पास लॉस ऑन सेल
और अगर बेचने पर प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया प्रॉफिट ऑन सेल। तो आप ये बताइए क्या क्लियर है ये पॉइंट? बिल्कुल। तो अगर मैं चाहूं तो कंबाइंड एंट्री के बजाय क्या कर सकता हूं, सॉरी, इन दो अलग अलग एंट्रीज के बजाय मैं कंबाइंड एंट्री भी डाल सकता हूं। बोलो क्लियर है? बिल्कुल।